मैं डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एबीएसटी। आज हम जिस विषय को पढ़ेंगे वो है बीमा संबंधी दावे, इंश्योरेंस क्लेम्स। व्यवसाय में कई तरह की हानियाँ होने की संभावना रहती है, जैसे आग से हानि, भूकंप से हानि, बाढ़ से हानि। व्यवसायी अपनी इस जोखिम को बचाने के लिए अपनी व्यावसायिक संपत्तियों का बीमा करवाता है और बीमा कंपनी होने वाली इन क्षतियों की पूर्ति करती है। व्यापारी जितनी भी हानियाँ होती है उन सब के लिए बीमा कंपनी अलग अलग तरह की पॉलिसी जारी करती है। इनमें से व्यापारी कौन सी पॉलिसी लेता है ये उस पर निर्भर करेगा उसकी क्षति की पूर्ति के लिए। आज की स्थिति में बीमा इसलिए भी आवश्यक है कि बैंकिंग व वित्तीय संस्थाएं भी उन्हीं व्यवसायियों को वित्त उपलब्ध करवाता है, ऋण उपलब्ध करवाता है जिन्होंने अपने व्यवसाय की संपत्तियों का बीमा करवा रखा है। हम इस अध्याय में पढ़ेंगे आग से होने वाली विभिन्न क्षतिपूर्तियों की पूर्ति, और इसमें जो मुख्य रूप से जिन बीमों के बारे में हम पढ़ेंगे वो है स्टॉक की हानि का बीमा, परिणामी हानि या लाभ की हानि का बीमा और व्यापक बीमा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टॉक की हानि का बीमा। लॉस ऑफ स्टॉक। व्यवसाय में जब आग लगती है तो उस स्थिति में व्यवसाय में जो स्टॉक है वो आग से नष्ट हो जाता है। यदि व्यापारी ने स्टॉक की हानि का बीमा करवा रखा है तो बीमा कंपनी व्यापारी की इस क्षति की पूर्ति करती है। स्टॉक की हानि का बीमा के अंतर्गत हम पढ़ेंगे व्यवसाय में आग द्वारा स्टॉक की हुई क्षति। व्यवसाय में आग से स्टॉक को कितना नुकसान हुआ है इसके लिए हम आग की तिथि को, स्टॉक की राशि को निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहला काम होगा स्मरणार्थ व्यापार खाता बनाकर आग की तिथि को, स्टॉक की राशि ज्ञात करना। ये अनुमानित स्टॉक होगा और स्मरणार्थ व्यापार खाते में यानी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में हम दिखाएंगे वर्ष के प्रारंभ से लेकर आग की तिथि तक की व्यापार खाते से संबंधित सभी मदों को। इस व्यापार खाते में उन्हीं मदों को दिखाएंगे जो सामान्य प्रकृति की हो। असामान्य प्रकृति की मदों को अलग करके दिखाएंगे, यानी सामान्य प्रकृति की मदों के साथ साथ असामान्य प्रकृति की मदें भी हों तो उस स्थिति में हम राशि के 3 कॉलम बनाएंगे। पहला सामान्य, दूसरा असामान्य और तीसरा कुल। सामान्य वाली राशि के कॉलम में सामान्य मदों की राशि को लिखेंगे, असामान्य वाले कॉलम में असामान्य मदों की राशि को लिखेंगे और कुल वाले कॉलम में सामान्य असामान्य दोनों का जोड़ लिखेंगे। स्मरणार्थ व्यापार खाते के डेबिट पक्ष पर सामान्यतया प्रारंभिक स्टॉक, वर्ष के प्रारंभ की तिथि से लेकर आग की तिथि तक के क्रय, वर्ष के प्रारंभ की तिथि से लेकर आग की तिथि तक के प्रत्यक्ष व्यय तथा वर्ष का सकल लाभ। यहाँ पर सकल लाभ की गणना पिछले वर्षों की सकल लाभ की दर के आधार पर की जाएगी और पिछले वर्षों की सकल लाभ की दर पिछले रिकॉर्ड से, पिछले वित्तीय लेखों से उपलब्ध होगी। पिछले वित्तीय लेखों में जो व्यापार खाते हैं उनमें जो सकल लाभ की दर दे रखी है उनका औसत निकाल लेंगे
और इस औसत सकल लाभ की दर के आधार पर इस वर्ष की सकल लाभ को ज्ञात किया जाएगा। सकल लाभ की दर का औसत लेने के लिए पिछले 3 से 5 वर्षों के व्यापार खातों को या सकल लाभ को आधार बनाया जा सकता है। सामान्यतया औसत सकल लाभ दर के आधार पर इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में सकल लाभ ज्ञात किया जाएगा, लेकिन लगातार सकल लाभ बढ़ रहा हो तो फिर औसत सकल लाभ की दर के स्थान पर बढ़ती हुई सकल लाभ की दर ली जाएगी। जैसे पहले वर्ष में मान लो सकल लाभ था 20%, दूसरे वर्ष में 25%, तीसरे वर्ष में 30% हुआ और आगे का वर्ष चौथा वर्ष है तो इस वर्ष में सकल लाभ की दर 35% ली जाएगी, न कि औसत। यदि सकल लाभ लगातार कम हो रहा हो तो उस स्थिति में घटती हुई सकल लाभ की दर के आधार पर ही सकल लाभ लिया जाएगा। जैसे पहले वर्ष में सकल लाभ 25%, दूसरे वर्ष में 20%, तीसरे वर्ष में 15%, तो चौथे वर्ष में सकल लाभ की दर 10% ली जाएगी। सकल लाभ निकालने के लिए आगे की तिथि से लेकर वर्ष के प्रारंभ की तिथि से लेकर आगे की तिथि तक के विक्रय को सकल लाभ की औसत दर से गुणा करके मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट का सकल लाभ ज्ञात किया जाएगा। इसके बाद व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष पर वर्ष के प्रारंभ से लेकर आगे की तिथि तक का विक्रय लिखा जाएगा और दोनों डेबिट और क्रेडिट का जो अंतर होगा वो कहलाएगा आगे की तिथि को कुल स्टॉक। यानी मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में हम निकालेंगे आगे की तिथि को कुल स्टॉक और इसके लिए व्यापार खाते के डेबिट में लिखा है हमने प्रारंभिक स्टॉक, वर्ष के प्रारंभ से लेकर आग की तिथि तक के क्रय, वर्ष के प्रारंभ से लेकर आग की तिथि तक के प्रत्यक्ष व्यय तथा औसत या बढ़ती हुई या घटती हुई सकल लाभ की दर के आधार पर सकल लाभ तथा क्रेडिट पक्ष पर विक्रय व जो अंतर आएगा वो कहलाएगा आग की तिथि को कुल स्टॉक। ये हमारा प्रथम चरण होगा स्टॉक की हानि निकालने के लिए। इस प्रथम चरण में हमने ज्ञात किया मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से आग की तिथि को कुल स्टॉक, टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इसके बाद दूसरे चरण में हम ज्ञात करेंगे आग द्वारा नष्ट स्टॉक, स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर में हम आग की तिथि को कुल स्टॉक में से आग से बचाए हुए स्टॉक की राशि को घटाकर जो शेष राशि बचेगी वो कहलाएगी स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। यानी स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर या आग द्वारा नष्ट स्टॉक बराबर होगा आग की तिथि को कुल स्टॉक माइनस बचाया हुआ स्टॉक बराबर आग की तिथि आग द्वारा नष्ट स्टॉक या स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इसी तरीके से तीसरे चरण में हम ज्ञात करेंगे स्टॉक के लिए दावा प्रस्तुत की जाने वाली राशि। स्टॉक के लिए दावा प्रस्तुत की जाने वाली राशि यदि व्यवसायी ने पर्याप्त राशि का बीमा करवाया है तो द्वितीय चरण में ज्ञात राशि यानी आग द्वारा नष्ट स्टॉक ही दावे की राशि होगी। यदि व्यापारी ने पर्याप्त राशि का बीमा नहीं करवाया है तो उस स्थिति में औसत वाक्य लागू होगा और दावे की राशि को आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। यानी इस स्थिति में
वास्तविक क्षति इंटू बीमा पॉलिसी का मूल्य बटा आग की तिथि को कुल स्ट्रोक द्वारा बीमे की राशि ज्ञात की जाएगी। यानी तृतीय चरण में हम ज्ञात करेंगे दावे की राशि, और दावे की राशि होगी यदि पर्याप्त राशि का बीमा करवा रखा है तो द्वितीय चरण में ज्ञात राशि आग द्वारा नष्ट स्ट्रोक की दावे की राशि होगा, और यदि पर्याप्त राशि का बीमा नहीं करवा रखा है तो उस स्थिति में आग द्वारा नष्ट स्ट्रोक यानी कुल क्षति को आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। यानी दावे की राशि इस सूत्र द्वारा ज्ञात की जाएगी, आग द्वारा नष्ट स्ट्रोक इंटू बीमा पॉलिसी का मूल्य बटा आग की तिथि को कुल स्ट्रोक। इस तृतीय चरण में जो राशि आएगी उस राशि का दावा व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा, और उससे संतुष्ट होने के बाद बीमा कंपनी द्वारा इस राशि की पूर्ति व्यापारी को की जाएगी। यह था स्ट्रोक की हानि का बीमा। यानी स्ट्रोक की हानि के बीमे में हमने 3 चरणों में दावे की राशि ज्ञात की। पहला चरण मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हमने ज्ञात की आग की तिथि को कुल स्ट्रोक की राशि। इस मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में व्यापार खाते से संबंधित सामान्य मदों को और असामान्य मदों को अलग अलग करके दिखाया जाएगा। दूसरे चरण में आग की तिथि को कुल स्टॉक में से हमने आग से बचाए हुए स्टॉक की राशि को घटाकर आग द्वारा नष्ट स्टॉक को ज्ञात किया, और तीसरे चरण में दावे की राशि ज्ञात की। यदि दावा पर्याप्त राशि का बीमा करवा रखा है तो दावा बराबर दूसरे चरण में ज्ञात की गई आग द्वारा नष्ट स्टॉक की राशि, और यदि पर्याप्त राशि का बीमा नहीं करवा रखा है तो निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात राशि दावे की राशि होगी। यानी दावे की राशि बराबर आग द्वारा नष्ट स्टॉक इंटू बीमा पॉलिसी का मूल्य बटा आग की तिथि को कुल स्टॉक। इसके बाद क्षतिपूर्ति संबंधी दावों में दूसरा बीमा है लाभ की हानि का बीमा या परिणामी हानि का बीमा। लाभ की हानि यानी लॉस ऑफ प्रॉफिट, और इसी को परिणामी हानि का बीमा भी बोलते हैं, यानी कंसिक्वेंशनल लॉस, इंश्योरेंस ऑफ कंसिक्वेंशनल लॉस। लाभ की हानि का बीमा या परिणामी हानि का बीमा। जब व्यवसाय में आग लगती है तो स्टॉक की हानि के साथ साथ या स्थायी संपत्तियों की हानि के साथ साथ व्यापार में लाभ की हानि भी होती है। एक निश्चित अवधि तक व्यापार करने की क्षमता कम हो जाती है, व्यापार की बिक्री कम हो जाती है, और जब बिक्री कम हो जाती है तो सकल लाभ कम हो जाता है, और जब सकल लाभ कम हो जाता है तो उसका शुद्ध लाभ भी कम हो जाएगा। इस शुद्ध लाभ जो कम हुआ है वही कहलाएगा लाभ की हानि या परिणामी हानि। इस लाभ की हानि को बीमा कंपनी को प्रस्तुत की जाने वाली दावे की राशि को निम्नलिखित चरणों में हम ज्ञात करेंगे। नंबर 1, विक्रय में कमी, अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स। यानी आग लगने के बाद एक निश्चित अवधि तक व्यवसाय प्रभावित रहता है, और जिस अवधि तक व्यवसाय प्रभावित होता है, व्यवसाय सामान्य रूप से काम नहीं कर पाता है, वो अवधि कहलाती है क्षतिपूर्ति अवधि। इस क्षतिपूर्ति अवधि में जो विक्रय हुआ है उस विक्रय की तुलना इसी अवधि से संबंधित पिछले वर्ष के विक्रय से की जाती है। दोनों में जो अंतर होता है वो कहलाएगा विक्रय में कमी। और विक्रय में कमी में अगर पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष विक्रय में वृद्धि की या कमी की प्रवृत्ति है तो उसका समायोजन भी कर दिया जाएगा। इस समायोजन के बाद जो डिफरेंस आएगा
वो कहलाएगा विक्रय में कमी। यानी विक्रय में कमी बराबर क्षतिपूर्ति अवधि का विक्रय एड, इस स्थिति में हम सबसे पहले लेंगे क्षतिपूर्ति अवधि से संबंधित गत वर्ष का विक्रय एड विक्रय में वृद्धि की प्रवृत्ति, और यदि विक्रय में कमी की प्रवृत्ति रही हो तो उसे घटा देंगे। फिर उसके बाद क्षतिपूर्ति अवधि के विक्रय को इसमें से घटा देंगे और जो आएगा वो कहलाएगा विक्रय में कमी। विक्रय में जो कमी हुई है यह हमारा परिणामी हानि को ज्ञात करने का पहला चरण है। दूसरे चरण में हम ज्ञात करेंगे सकल लाभ की दर। सकल लाभ की दर हम लेंगे आज की तिथि से तुरंत पूर्व के लेखा वर्ष की सकल लाभ की दर, यानी आज की तिथि से तुरंत पूर्व का शुद्ध लाभ प्लस आज की तिथि से तुरंत पूर्व के लेखा वर्ष के बीमित स्थिर व्यय बटा आज की तिथि से तुरंत पूर्व के लेखा वर्ष का विक्रय इंटू 100 बराबर कहलाएगा सकल लाभ की दर। यानी सकल लाभ की दर बराबर आज की तिथि से तुरंत पूर्व के लेखा वर्ष का शुद्ध लाभ प्लस आज की तिथि से तुरंत पूर्व के लेखा वर्ष के बीमित स्थिर व्यय बटा विक्रय इंटू 100 बराबर होगा सकल लाभ की दर। और तीसरे चरण में हम ज्ञात करेंगे लाभ की हानि यानी लॉस ऑफ प्रॉफिट या परिणामी हानि कंसिक्वेंशनल लॉस। और इसके लिए प्रथम चरण में ज्ञात की गई विक्रय की कमी को सकल लाभ की दर से गुणा कर दिया जाएगा और प्राप्त राशि कहलाएगी लॉस ऑफ प्रॉफिट या लाभ की हानि। यानी लॉस ऑफ प्रॉफिट बराबर अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स इनटू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट बराबर लॉस ऑफ प्रॉफिट, या लॉस ऑफ प्रॉफिट बराबर अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स इनटू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद चौथा चरण, चौथे चरण में बढ़ी हुई कार्यशील लागत के लिए भी यदि व्यवसायी ने बीमा करवा रखा है तो इस क्षतिपूर्ति अवधि में विक्रय की कमी को रोकने के लिए व्यापारी द्वारा जो अतिरिक्त व्यय किए गए हैं उन व्ययों को भी व्यापारी बीमा कंपनी से दावे के रूप में प्रस्तुत करेगा। यानी बढ़ी हुई कार्यशील लागत में व्यापारी द्वारा विक्रय की कमी को रोकने के लिए क्षतिपूर्ति अवधि में किए गए अतिरिक्त व्ययों का दावा भी बीमा कंपनी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और इसकी राशि को निकाला जाएगा बढ़ी हुई कार्यशील लागत इंटू शुद्ध लाभ प्लस बीमित स्थिर व्यय बटा शुद्ध लाभ प्लस कुल स्थिर व्यय। इसमें शुद्ध लाभ और बीमित स्थिर व्यय आज की तिथि से तुरंत पूर्व के लेखा वर्ष के लिए जाएंगे। बढ़ी हुई कार्यशील लागत हमने निकाली है चौथे चरण में। इसके बाद पांचवा चरण, और पांचवें चरण में हम ज्ञात करेंगे आवश्यक बीमा राशि, पॉलिसी टू बी टेकन, यानी व्यवसायी को कितनी राशि का बीमा करवाना चाहिए था। इस राशि को ज्ञात करने के लिए हम आधार बनाएंगे आज की तिथि से तुरंत पूर्व के 12 माह के विक्रय को। आज की तिथि से तुरंत पूर्व के 12 माह के विक्रय में यदि वृद्धि या कमी की प्रवृत्ति है तो उसका समायोजन कर दिया जाएगा और इस समायोजित विक्रय को सकल लाभ की दर से गुणा किया जाएगा। जो आएगा वो कहलाएगा आज की तिथि को व्यापारी द्वारा करवाया जाने वाला बीमा पॉलिसी की राशि, यानी व्यापारी को आवश्यक बीमा कितनी राशि का करवाया जाना चाहिए। इसके लिए आज की तिथि से तुरंत पूर्व के 12 माह का समायोजित विक्रय इंटू सकल लाभ की दर बराबर
आवश्यक बीमा राशि। इस राशि से अधिक या इसके बराबर का बीमा यदि व्यापारी ने करवाया है तो यह पर्याप्त बीमा कहलाता है। और इस आवश्यक बीमा राशि से यानी पॉलिसी टू बी टेकन की राशि से कम राशि का बीमा करवाया है तो ये पर अल्प बीमा कहलाता है। और अल्प बीमे की स्थिति में औसत वाक्य लागू होता है, यानी कुल क्षति को आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाता है। अब इसके बाद अगले चरण में हम ज्ञात करेंगे दावे की राशि, अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम में हम तृतीय चरण में ज्ञात लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस चतुर्थ चरण में ज्ञात बढ़ी हुई कार्यशील लागत यानी एडिशनल वर्किंग कॉस्ट दोनों को जोड़कर यदि पर्याप्त बीमा करवा रखा है तो पूरी राशि दावे के रूप में स्वीकृत हो जाएगी। और यदि पर्याप्त राशि का बीमा नहीं करवा रखा है तो इसको आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। यानी दावे की राशि यदि पर्याप्त बीमा करवा रखा है तो लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस एडिशनल वर्किंग कॉस्ट बराबर दावे की राशि। और यदि पर्याप्त राशि का बीमा नहीं करवा रखा है तो उस स्थिति में दावे की राशि को आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा, यानी लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस एडिशनल वर्किंग कॉस्ट इनटू वैल्यू ऑफ पॉलिसी बटा पॉलिसी टू बी टेकन। पॉलिसी टू बी टेकन यानी आवश्यक बीमा राशि जो कि 5वें चरण में हमने ज्ञात की थी, यह दावे की राशि होगी। और यदि इसमें व्यापारी ने आग को बुझाने के संबंध में कोई व्यय किए हैं तो उन्हें भी जोड़ दिया जाएगा। इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अभी तक हमने पढ़ा लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। बीमा संबंधी दावे में दो तरह के बीमा हमने पढ़े हैं, लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। लॉस ऑफ स्टॉक की राशि को हमने ज्ञात किया प्रथम 3 चरणों में। पहले चरण में मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर हमने ज्ञात की टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। दूसरे चरण में हमने ज्ञात किया टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर में से बचाए गए स्टॉक की राशि को घटाकर आग द्वारा नष्ट स्टॉक को। और तीसरे चरण में हमने ज्ञात किया है दावे की राशि को। यदि पर्याप्त राशि का बीमा करवा रखा है तो द्वितीय चरण में ज्ञात आग द्वारा नष्ट स्टॉक की राशि ही दावे की राशि होगी। और यदि पर्याप्त राशि का बीमा नहीं करवाया है तो आग द्वारा नष्ट स्टॉक की राशि को आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा, यानी दावे की राशि होगी आग द्वारा नष्ट स्टॉक इनटू वैल्यू ऑफ पॉलिसी बटा टोटल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ये तो है लॉस ऑफ स्टॉक। इसके बाद लॉस ऑफ प्रॉफिट की राशि को हमने 6 चरणों में ज्ञात किया। पहले चरण में अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स। अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स यानी सबसे पहले क्षतिपूर्ति अवधि से संबंधित गत वर्ष का विक्रय प्लस या माइनस विक्रय में वृद्धि या कमी, फिर उसके बाद क्षतिपूर्ति अवधि का विक्रय, यानी क्षतिपूर्ति अवधि से संबंधित गत वर्ष के समायोजित विक्रय में से क्षतिपूर्ति अवधि के विक्रय को घटाकर बिक्री में कमी ज्ञात की जाएगी। उसके बाद दूसरे चरण में ज्ञात करेंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड फिक्स्ड एक्सपेंसेस प्लस नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड फिक्स्ड एक्सपेंसेस बटा नेट प्रॉफिट प्लस ऑल फिक्स्ड एक्सपेंसेस बराबर होगा, ये सभी लिए जाएंगे गत लेखा वर्ष के, यानी नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड फिक्स्ड एक्सपेंसेस बटा नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड इंश्योर्ड एक्सपेंसेस इनटू
सेल्स बटा 100। नेट प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड इंश्योर्ड एक्सपेंसेस बटा सेल्स इंटू 100 बराबर होगा रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इसके बाद तीसरे चरण में हम ज्ञात करेंगे लॉस ऑफ प्रॉफिट, यानी अमाउंट ऑफ शॉर्ट सेल्स इंटू रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। और चौथे चरण में ज्ञात करेंगे बिक्री में कमी को रोकने के लिए किए गए अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति के लिए व्यापारी द्वारा किए गए अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति, और इसकी अमाउंट ज्ञात करेंगे एडिशनल वर्किंग कॉस्ट इंटू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड फिक्स्ड एक्सपेंसेस बटा नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पांचवें चरण में ज्ञात करेंगे आवश्यक बीमा राशि, यानी पॉलिसी टू बी टेकन, कितनी राशि की पॉलिसी व्यापारी को लेनी चाहिए। और इसके लिए आग की तिथि से तुरंत पूर्व के 12 माह के समायोजित विक्रय को सकल लाभ की दर से गुणा कर दिया जाएगा। जो आएगी वो कहलाएगी आवश्यक बीमा राशि, या इतनी राशि की बीमा पॉलिसी लेनी है। इसके बाद छठे चरण में निकालेंगे दावे की राशि। यदि पर्याप्त राशि का बीमा करवा रखा है तो लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस एडिशनल वर्किंग कॉस्ट बराबर दावे की राशि। और यदि पर्याप्त राशि का बीमा नहीं करवा रखा है तो इस राशि को आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा, यानी लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड फिक्स्ड एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस एडिशनल वर्किंग कॉस्ट इंटू वैल्यू ऑफ पॉलिसी बटा पॉलिसी टू बी टेकन। इसके बाद हमारा बीमा संबंधी दावे का अगला टॉपिक होगा व्यापक बीमा। व्यापक बीमे के अंतर्गत आग से होने वाली सभी हानियों की पूर्ति बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। इसमें स्टॉक की हानि की पूर्ति भी बीमा कंपनी करेगी, लाभ की हानि की पूर्ति भी बीमा कंपनी करेगी, और स्थायी संपत्तियों की हानि की पूर्ति भी बीमा कंपनी करेगी। यानी व्यापक बीमा में सभी तरह आग से जितनी भी हानियां व्यवसाय में हुई है उन सभी की पूर्ति बीमा कंपनी करेगी। यानी लॉस ऑफ स्टॉक प्लस लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। व्यापार में मुख्य रूप से 3 तरह की हानियां होती है आग लगने पर: स्टॉक की हानि, लाभ की हानि और स्थायी संपत्तियों की हानि। इन तीनों का जोड़ करने के बाद जो राशि आएगी उस राशि की पूर्ति बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी। यह है व्यापक बीमा। यानी बीमा संबंधी दावे में हमने मुख्य रूप से 3 बीमों को पढ़ा है: लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट और व्यापक बीमा। स्टॉक की हानि, लाभ की हानि और व्यापक बीमा, यानी लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ प्रॉफिट प्लस स्थायी संपत्तियों की हानि, सभी की पूर्ति बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी। यह था हमारा आज का अध्याय बीमा संबंधी दावे। इस चैप्टर में से कोटा विश्वविद्यालय में 20 नंबर का या 10 नंबर का प्रश्न संभावित रूप से आता ही आता है। इससे संबंधित सवालों को हम अगली क्लास के दौरान करेंगे। धन्यवाद।